साथियों नमस्कार। जय हरियाणा, जय बाबा की। साथियों, आज एक प्रश्न तो हर जगह चल रहा है, चाहे आप जोड़ के किनारे पे सुनो या हुक्के पीते हुए हमारे ताऊ दादा उनके पास में सुनो, या शहर के अंदर बैंक के अंदर जो कर्मचारी खड़े हैं उनके अंदर सुनो। ऐसी कोई जगह नहीं है पूरे हरियाणा में, और पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में, कि जो कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत से आ रही थी। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी एकदम से जीरो पे आ गई। अच्छे से अच्छे बुद्धिजीवी, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर, अच्छे से अच्छे चुनाव के ज्ञाता, यहां तक योगेंद्र यादव जैसे जो शब्दों के जाल में फंसा के और लोगों को गुमराह करते, वो सब फेल हो गए। दोस्तों, ये तो सबको मालूम है कि भाई जो बीजेपी सरकार का दूसरा कार्यकाल आया था उसमें हर एक वर्ग तंग था बीजेपी से। अगर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो उन्होंने 4.5 साल कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक काम किया, जो बीजेपी के लीडरशिप थी उसको साइड किया, वो उनको ही हटाने में लगा रहा है। अंदरूनी खींचतान रही मनोहर लाल खट्टर की। और ये तो जग जाहिर है कि अनिल विज जैसे व्यक्ति की जो भी फाइल जाती थी उनको रिजेक्ट करके भेज देता था। मतलब मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी के नेताओं को निपटाने में 4.5 साल खर्च कर दिए, पर कोई काम नहीं किया। उसके बाद में जो बीजेपी की तानाशाही की जो लाठी थी, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसकी पीठ पे नहीं पड़ी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे सरपंच हो, कोई नहीं छोड़े बीजेपी ने। ऐसा माहौल तैयार हो रखा था बीजेपी के खिलाफ में 2019 के बाद में, पहले नहीं था, 2019 के बाद में एंटी इनकम्बेंसी पूर्ण तौर पे थी कि भी कांग्रेस सरकार आएगी, और आप और हम सब मान के भी चल रहे थे। पर ऐसा क्या हुआ कि जो बीजेपी चुनाव की तारीख घोषित होते हुए चुनाव के मैदान में हथियार डाल के चुनाव में हाथ खड़े कर दिए थे कि अब की बार तो कांग्रेस आ रही, और वही बीजेपी कितने 48 सीटें निकाल गई फुल बहुमत की। तो अच्छे से अच्छे पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, सब फंस गए। दोस्तों, मैंने 2.5 महीने पहले ही बता दिया था इस बारे में कि क्योंकि मेरी जो नौकरी है फौज में, वो कुत्ते या जूते पालिश करने की नहीं है, सूंघने की थी। पूरे हरियाणा में भी घूमया, पूरे हरियाणा का मोल भी देखा, और पूरे हरियाणा का मोल देखने के बाद में 2.5 महीने पहले बता दिया था कि बीजेपी फुल बहुमत से आई। बहुत सारी गलतियां, अगर मैं पिछले 10 साल से उठाऊं तो आप ताजुब मानोगे कि पिछले 10 साल में विपक्ष नाम की चीज नहीं थी हरियाणा में। जब किसान, जवान या कर्मचारी वर्ग की पीठ पे लाठियां मारी जा रही थी, तब ये दिल्ली कोठी में बैठे थे। यहां तक इनके विधायक भी जब हमारे को जरूरत थी विपक्ष की, तब ये नहीं मिले। तो विपक्ष का जो काम कराया वो हरियाणा ने कराया, हरियाणा की जनता ने किया, और जनता ने बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। मैं किसान आंदोलन की बात करूं तो किसान आंदोलन में आप लोगों को मालूम होगा कि अभय चौटाला के खिलाफ में नारे लगे थे टिकरी बॉर्डर पे। उस समय तक कांग्रेस का कोई भी नेता टिकरी बॉर्डर पे नहीं पूछा था। मेरे से संपर्क हुआ, मेरे को खास दीपेंद्र भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा टिकरी बॉर्डर पे आना चाह रहे हैं। मैंने भाई बबलू मिर्चपुर से, हिसार वाले से बैठ के सलाह मशवरा कराया, भाई दीपेंद्र हुड्डा आ रहा है और टिकरी बॉर्डर के मंच तक जाना चाहिए, पर नारे नहीं लगने चाहिए।
और यहां तक जो बादरगढ़ में है, जो इनेलो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको भी बुलाया, मीटिंग करी रात में और उनसे यह कहा कि भाई दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ में नारे नहीं लगाने। दीपेंद्र हुड्डा को टिकरी बॉर्डर पे उतारा और कम से कम बबलू मिर्चपुर की सहायता से 1500 जो नौजवान साथी हैं वो जगह जगह खड़े करे। इसके अंदर राजेश जून उनके साथ में उतरा और दीपेंद्र हुड्डा कांप रहा था उस समय, उनका दिल ऐसे कर रहा था और वो टिकरी बॉर्डर के मंच तक गए और मंच तक वापस उनको सही सलामत लेके वापस आए। उनके बाद में वो टिकरी बॉर्डर पे भी जाने लग गए, हमारे को भूल गए, चलो वो तो कोई बात नहीं। मतलब जहां जरूरत पड़ी ना वहां कांग्रेस नहीं थी। अब कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई ही नहीं पिछले 10 साल में, तो फिर कांग्रेस की इतने आप क्यों रो रहे हो? जब आप लोगों का सम्मान कांग्रेस ने किया ही नहीं तो इतना रोने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस ने जो गलती लोकसभा में करी वो बहुत बड़ी गलती थी कि 5 सीट बीजेपी ले गई, जबकि 5 सीट नहीं लेके जानी थी बीजेपी ने। बहुत सारी सीटों पे नूरा कुश्ती चली, यहां तक करनाल की सीट पे भी चली, एक सीट निकलवाने के लिए, सिर्फ रोहतक की सीट निकलवाने के लिए। लोकसभा जीत गए। एक ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा, कोठी के ऊपर सभी मुबारकबाद देने के लिए जा रहे भाई दीपेंद्र हुड्डा को। दीपेंद्र हुड्डा भाई ऐसे कुर्सी पे बैठा, चाहे वहां बुजुर्ग आए, चाहे नौजवान आए, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, वो सबको थप्पी मार के आगे निकाल रहा है। मैं भी चला गया वहां पे मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता आए हुए थे और मैंने जो बात कही कि आप पे राम रहीम बन गए क्या? आप ये भी ध्यान नहीं रख रहे कि आपका ताऊ है, दादा है, आप सबको थपकी मार रहे हो। इतने बड़े कहां से बन गए भाई साहब आप? हमारी जीत बहस लग गई, मैं वहां कोठी से आ गया कि आप जाओ यहां से। मतलब अहंकार लोकसभा के बाद में बहुत बड़े लेवल पे आ चुका था कांग्रेस के अंदर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जिसको आप भाई दीपेंद्र हुड्डा को सहनशीलता, शराफत ये कहते हो, उसके बारे में मैंने 2.5 महीने पहले बता दी थी। अब आप एक वीडियो को मत जोड़ना मेरे को, भाई दीपेंद्र हुड्डा के अपमान का एक वीडियो को मत जोड़ना मेरे वीडियो को कि भाई दीपेंद्र हुड्डा के अपमान का बदला लेंगे। वो मेरा था, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीजें कहनी पड़ती हैं और राजनीति में जो किया उसको नीचे लाने के लिए। एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की वोट बांटने वाला, एक व्यक्ति मैनेजमेंट वाला, एक व्यक्ति सोशल मीडिया इंजीनियर, मतलब सब कुछ एक ही व्यक्ति हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी तो संगठन है, कांग्रेस पार्टी एक नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। यहां सबसे बड़ी गलती हुई। कांग्रेस पार्टी ने आवेदन मांगे, आवेदन गए 2700 के करीब, और पिछले 10 साल में एक विधानसभा में 10-10 को इन्होंने थपकी मार रखी थी। जब आपने टिकट नहीं देनी थी तो उनका आवेदन मांगे क्यों? और आवेदन मांगे तो सर्वे के आधार पे या लकी ड्रा निकाल के आप सीट का वितरण करते। आपने टिकट बांटने से पहले क्या कार्यकर्ताओं की राय ली? पर बीजेपी ने ली, बीजेपी ने आरएसएस की भी राय ली, और जो मंडल क्या बोलते हैं ना कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मंडल के कार्यकर्ता क्या बना रखे, इनकी भी राय ली। आरएसएस ने कहा कि 50 के करीब नए चेहरे आने चाहिए,
पर बीजेपी ने 37 नए चेहरे लेके आई और कांग्रेस में भी यही चीज चल रही थी कि नए चेहरे आने चाहिए। चाहे कांग्रेस के जो विधायक है उनका भी लकी ड्रा होना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक थे 28 के करीब, वैसे 31 थे, फिर बाद में लोकसभा पहुंच गए। इन सभी विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी इलाके में, हर जगह, चाहे झज्जर, रोहतक, सोनीपत, कहीं भी थे। चाहे सडोरा की बात करो, यमुनानगर की बात करो, कहीं की बात करो, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता, लीडर इनको नहीं चाह रहा था। पर जब यहां से टिकट मांगने के लिए गए, सरदारी गई, 25-25 सरपंच गए कोठी पे दिल्ली में, सीधा एक जवाब मिला उनको कि तुम्हारे से पूछ के टिकट देंगे क्या। यहां से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 72 सीट हुड्डा साहब बांटते हैं, उनमें से 5 सीट आला कमान बांटते हैं, सीधे वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सिफारिश से वो लेके आते हैं। बाकी सुरजेवाला को अपने लड़के की सीट मिल गई, इधर से अपने कुमारी शैलजा भी बांट देती। अब एक चीज ये पूछने की चीज है कि जब कांग्रेस ने काम किया ही नहीं, विपक्ष की भूमिका निभाई ही नहीं, तो कांग्रेस के पास में क्या नए चेहरे नहीं थे। कांग्रेस 70+ चल रही थी, 70+ में वो लेके आती, चाहे किसी को भी टिकट दे देती, लकी ड्रा निकाल के किसी भी भाई को टिकट दे देती, पर इनको नहीं देनी थी। भाई सुरजेवाला उसमें राज्यसभा में है, जेपी प्रकाश लोकसभा में, अंबाला से वरुण लोकसभा में, इनके परिवार को विधानसभा की टिकट देना क्या आप जायज मानते हो? कि ये तो बैठे लोकसभा और राज्यसभा में, इनके बच्चे बैठे विधानसभा में, और हम किसान मजदूर के बच्चे या तो बॉर्डर पे खड़े हों, या मटके बनाए, या लोहार का काम करे, तो फिर हमने बीजेपी और कांग्रेस की जरूरत क्या है? जब हमने काम ही अपना करना है, जिस जाति में हम पैदा हो रहे हैं, तो फिर हमने कांग्रेस और बीजेपी का क्या मतलब है? इसके बाद में धीरे धीरे जो वीडियो वायरल हुए, उन वीडियो ने एक तस्वीर साफ करते चले गए। एक विधायक कहता है पहले अपना घर भरेंगे, बाद में दूसरे का घर भरेंगे। एक कहता है 50 वोट लेके आओ, नौकरी लेके जाओ। एक विधायक कहता है कुनबे के हिसाब से नौकरी दूंगा। एक लोकसभा का सांसद कैथल के अंदर एक बुजुर्ग व्यापारी को दुलाती मारता है, लात मारता है, और भाई दीपेंद्र हुड्डा वहां खड़े रहते हैं। क्या इस चीज को पूरे देश ने नहीं देखा? क्या दीपेंद्र हुड्डा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस बुजुर्ग के पैर पकड़ लेता, हाथ जोड़ लेता और उसको सीने के लगा लेता? क्या ये बहुत बड़ा मैसेज नहीं जाता? और जिस लोकसभा के सांसद ने जो दुलाती मारी, जो लात मारी, उसको मंच से तार देता, तो कितना बड़ा प्रभाव जाता? नहीं, इन्होंने कहा इनके व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत विचार कैसे हो सकते? उम्मीदवार आपके हैं, व्यक्तिगत विचार कैसे हो सकते? कैसे आप पल्ला झाड़ सकते हो? अगर व्यक्तिगत विचार है तो मैं यह भी पूछना चाहता हूं, भाई दीपेंद्र हुड्डा हेलीकॉप्टर से उतरता और हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद में उसकी सोशल मीडिया के ऊपर गाने क्या लगते, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या लगता, उंगली घुमा दी, सिस्टम फाड़ दिया, सिस्टम हाईजैक कर दिया, और उसके ऊपर जो मिलियनों में व्यू जाते थे, तो वो व्यू ऐसे नहीं आए। वो बीजेपी की आईटी सेल ने उनको हर घर तक पहुंचा दिया पूरे हरियाणा में, कि ये अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी ये सत्ता में भी नहीं आए हैं और ये सिस्टम फैल कर रहे हैं। तो ये जो बात गई, ये दलित समाज में यहां तक चली गई, और इस चीज को पहुंचाने में आरएसएस बहुत माहिर है इस तौर पे। अगर मैं बात करूं झज्जर, रोहतक, सोनीपत, मैंने एक बार कहा था मुक्त कर दो, हुड्डा मुक्त झज्जर, रोहतक, सोनीपत कर दो। सोनीपत वालों ने तो कर दी, झज्जर रोहतक रह गया। ये मैंने ऐसे नहीं कहा था ये बात,
मैंने बहुत गहराई से इसमें देखा था, मैं बहुत गहराई से जानता हूं इनको। और जब मेरे को किसान आंदोलन में था तो मैंने बहुत गहराई से राजनीति को समझा कि जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे, जब तक किसी भी नौजवान को वो आगे नहीं आने देंगे, और खासकर जाट बिरादरी से। और पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जाट को इन्होंने आगे नहीं आने दिया। यहां तक मंच पे भी इन्होंने खड़ा होने नहीं दिया। सतपाल मलिक तो आज कह रहा है, जो पूर्व राज्यपाल है, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी जाट नेता को अपने सामने मंच पे नहीं खड़ा होने देगा। मैंने ये 2.5 महीने पहले कह दी थी ये बात भाई, बड़ी सोच समझ कर, बड़ी गहराई से। इसके बाद में इन्होंने जो दाव चलाया वो चलाया पहलवानों पे, कि पहलवान ज्वाइनिंग करवा दो और इससे पूरे देश की भावनाएं जुड़ेंगी। यहीं पर कांग्रेस मात खा गई, क्योंकि कांग्रेस पिछले 10 साल से सड़क पे थी ही नहीं। वो कोठियों में बैठी थी और टीवी देख रही थी, और टीवी देख के वो चुनाव लड़ रही थी। जैसे ही पहलवान कांग्रेस में शामिल हुए, एक तरह से जो पवित्र आंदोलन था पहलवानों का, जो हमारी बेटियों का, जो छोटी छोटी बेटियों का शोषण किया था, वो सारा आंदोलन राजनीतिक हो गया। मैं यहां पर बृजभूषण को मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, क्योंकि उन छोटी छोटी बच्चियों का किया होगा तभी तो वह गई होंगी। पर जो पहलवान का जब आंदोलन चल रहा था, उसके अंदर कांग्रेस ने कितनी, मतलब एक तरह से कितना बड़ा एक रोल अदा किया, वो रोल अदा नहीं करना था कांग्रेस को। और जब बृजभूषण पूरे देश में चल रहा था, तब बीजेपी मेरे हिसाब से इतनी मजबूर थी कि बृजभूषण पे एक्शन ले। पर बृजभूषण बीजेपी को समझाने में कामयाब रहा कि इसके पीछे राजनीतिक है। वो पवित्र आंदोलन राजनीतिक की भेंट चढ़ गया, खासकर भाई दीपेंद्र हुड्डा के कारण और पहलवान बजरंग पुनिया के कारण। अब ये टिकट तो दे दी इनको। अब सोचने की बात है, मजे की बात है कि जैसे ही टिकट दी, वैसे ही बीजेपी ने बिल्कुल क्लियर कह दिया, चेतावनी दे दी कि किसी ने भी विनेश फोगाट का नाम पूरे हरियाणा में नहीं लेना, ना विनेश फोगाट को टारगेट करना। यहां तक जो बड़बोले है, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उसके ऊपर भी तरपाल डाल दिया। मनोहर लाल खट्टर के ऊपर पूरे चुनाव में तरपाल डाल दिया बीजेपी ने, क्योंकि वो बड़बोला था और उसका एक शब्द पूरी हवा को गायब कर देता। ये टैक्टिस थी कि मैंने जब सोचा कि मनोहर लाल क्यों नहीं आ रहा, और मनोहर लाल आज एक रैली में प्रधानमंत्री के साथ में दिखा, पर मनोहर लाल को समय नहीं दिया गया रैली में, सिर्फ उसका चेहरा दिखाया कि कहीं जो सोशल मीडिया है ये ना कहने लग जाए कि मनोहर लाल कहां है, मनोहर लाल कहां। 1-2 रैली में उसका चेहरा दिखा के और मनोहर लाल को पीछे कर दिया। और जैसे ही टिकट पहलवानों को दी गई, तो यह मैसेज अंदर खाते पूछ गया कि इस पहलवान आंदोलन के पीछे राजनीति थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान जो खींचतान हुई, वह नाननौंद की सीट पे हुई। और नाननौंद की सीट का इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि जो चंडीगढ़ पूछने का सपना ले रहे थे, वो वापिस दिल्ली कोठी में वापिस पूछा दिए। और मैंने भी जब भाई जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिली, मैंने भी शुभकामनाएं दी थी और खुश हुआ था दिल से। पर मैंने जब उनका एक वाक्य सुना कि मेरे कार्यकर्ता है जिन्होंने जो बस में जा रही लड़कियां थी उनके आगे किलकी मारी, बहुत सारी चीजें करी, तो जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि ये मेरे कार्यकर्ता हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं जस्सी पेटवाड़ से, जो बहनें, जो माता उस बस में बैठी थी, वो किसकी? उसके बाद में मैंने वो पोस्ट भी हटा दी। बड़ा मतलब अचंभा होया कि ऐसे शब्द वो कैसे कह सकता है। अब जो खींचतान में थी, जो शैलजा थी, वो अपने भतीजे के लिए सीट मांग रही थी एक,
यहां तक जो कांग्रेस का अध्यक्ष था उदय भान जी, वो पाटौदी से अपने दामाद के लिए सीट मांग रहा था। मतलब गरीब के लिए तो इन्होंने सीट दी नहीं कांग्रेस ने, कि किसान मजदूर का बच्चा विधानसभा में पूछ जाए। सारा का सारा वंशवाद पे तार दिया। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो अहंकार, जो अति आत्मविश्वास जो इन्होंने पिछले 3 महीने में दिखाया पूरे हरियाणा में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लीडरों को, कि तुम्हारे से पूछ के टिकट देंगे, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडर जो ये सीधी धमकी दे रहे थे, यहां तक जो विधायक थे, जो 28 थे, और जिन लीडरों ने आवेदन किया था टिकट लेने के लिए, उन विधायकों ने, मौजूद विधायकों ने, उन बहुत सारे जो आवेदन करने वाले, टिकट मांगने वाले थे, उनको फोन कराया या दूसरे के तहत मैसेज भेजा, एक बार सरकार आ जाए, तेरे को हम एमएलए बनाएंगे। धमकियां तो बहुत पहले चल पड़ी थी कांग्रेस की, तानाशाही की। यहां तक दीपेंद्र हुड्डा खुद मंचों से कह रहा था कि जो मेरा नहीं है, जो कांग्रेस को वोट नहीं देगा, वो हमारा नहीं है, और 8 तारीख के बाद में उसकी कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। मतलब एक तरह से दीपेंद्र हुड्डा, जिसको आप शराफत का पुतला बोलते थे, वो खुलेआम धमकी देते घूम रहा था कि 8 तारीख को आपकी अपील नहीं सुनी जाएगी। भाई 8 तारीख के बाद में तो संवैधानिक पदों पे बैठते हैं आप, किसी ने चाहे जब वोट दी या नहीं दी, और संवैधानिक पद की मर्यादा से पूरा हरियाणा उसका है। इससे एक डर का माहौल होया, और खासकर होया जो कांग्रेस के लीडर थे, कार्यकर्ता थे, उनके अंदर, कि ये औरों का तो इलाज करें या ना करें, सबसे पहले ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडरों का ये इलाज करेंगे। और ये सच्चाई की बात कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती तो कांग्रेस में एक मुख्यमंत्री नहीं था, कांग्रेस में 55 मुख्यमंत्री थे। एक एक विधायक जो विपक्ष में बैठा था कांग्रेस का पिछले 5 सालों से, वो 20-20 तो बाउंसर लेके घूम रहा था, जैसे वो कोई दुबई का महाराज है, और सीधे आम धमकियां देते घूम रहे थे। तो एक डर का माहौल तो पैदा करा इन्होंने अति आत्मविश्वास से। एक व्यक्ति ने पूरा मैनेजमेंट, पूरी टिकट बंटवारा, पूरा ये चीजें करी, दूसरे को नजदीक नहीं आने दिया, दूसरे की सलाह नहीं ली। मैंने 2-2.5 महीने पहले भाई दीपेंद्र हुड्डा को दिल्ली में मिला था। दिल्ली में मैंने कहा था कि मैं आपको 20 व्यक्ति देता हूं हरियाणा के, जो प्रोफेसर हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ अच्छे सरपंच हैं, जो ना कांग्रेस ना बीजेपी, जो सीधी सी बात करते हैं कि आपकी कहां कमी है, क्या चीजें हैं। अगर आप इनको वार रूम में सेट करोगे चंडीगढ़ में, तो आपकी सरकार बनेगी। तब इनको इतना घमंड था, तो मेरे को बोला कि तेरे को नहीं पता राजनीति का। मैंने इतना ही कहा था कि मेरे को तो राजनीति का नहीं पता, मैं तो एक किसान का बालक हूं, और मेहनत करके फौज में चला गया, 15 साल वहां जूते घिस गए, यहां तक पूछा हूं। अगर आज मैंने ये शब्द बोला तो राजनीति मेरे हिसाब से मैं ज्यादा जानता हूं। अगर आप राजनीति घर में पैदा नहीं होते तो आप एक वार्ड के मेंबर नहीं बन सकते, और फौज की तो बात ही दूर है कि आप फौज में भर्ती हो जाते। बड़ी अच्छी बहस हुई थी उस समय, पर ये उन चीजों को नहीं मानते कि कार्यकर्ता कोई इनसे बहस करे या इनको अच्छी मतलब कोई गाइड करे, अच्छी सलाह दे। इनको थी चमचों की जरूरत। इनका कह सकते हो कि इनकी गर्दन में था सरिया। किसान आंदोलन में बहुत सारे क्रांतिकारी भाई पैदा हुए। अगर वो मेरा वीडियो सुन रहे होंगे तो आप भी पूछ लेना, जो सोशल मीडिया पे जो क्रांतिकारी हैं पूरे हरियाणा से, वो सारे क्रांतिकारी पिछले 3-4 साल में भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ में उन्होंने मुलाकात करी। मैंने एक का पता, चाहे उन्होंने फोटो डाला है नहीं डाला, और उन्होंने कहा कि भाई कोई पद दे दो हमारे को जिससे हम काम करें कांग्रेस के लिए। इन्होंने पद नहीं दिया, कहीं वो आगे ना बढ़ जाए। ये किसी भी क्रांतिकारी से पूछ लेना जो सोशल मीडिया के ऊपर है, ये वो सच है, मेरे ख्याल में आप लोगों तक भी नहीं पूछा होगा। एक बात मैं भूल गया था, आप लोगों ने एक जैसे चुनाव शुरू होया
तो किसान भी आ गए। रही खई कसर ये जो नकली संगठन है किसानों के, ये आ गए। इन्होंने कई रैलियां कर दी, जैसे उचाना में कर दी, फिर इन्होंने कुछ क्षेत्र में कर दी। अब जो उचाना में जो रैली करी वहां पर या तो दुष्यंत को गालियां दी गई या बीजेपी को दी गई। इससे एक मैसेज गया पूरे हरियाणा में कि जो सरकार आ रही है वो जाटों की सरकार आ रही है। जहां पर ये चीजें नहीं कहनी थी उस किसान रैली में, उस किसान रैली में सिर्फ एक ही शब्द कहना था कि हमारे को हमारा हक चाहिए। और देखो, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, कांग्रेस बीजेपी किसी से नहीं जुड़े हुए, हमने संघर्ष करना है, सड़कों पे करना है। कोई भी भाई किसी को भी वोट दे सकता है। यहां से सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता। पर आप नाम लेके किसी को गाली दे रहे हो तो ये भी तो सोचो ना, 35 वाले कहां जाएंगे? उनके डर तो आपने पहले ही बिठा दिया। पिछले 10 साल में हुड्डा साहब के ऊपर जो टैग लगा कि वो जाटों का नेता है, हुड्डा साहब इस टैग को नहीं मिटा सके क्योंकि दिल्ली से मैदान में कभी उतरे ही नहीं। अब भाई बहुत सारे भाई कह देंगे दीपेंद्र भाई तो मैदान में था, संघर्ष कर रहा था। दीपेंद्र भाई कहीं संघर्ष नहीं कर रहा था। जब संघर्ष का उसका समय था, जब तो राज्यसभा में पूछ गया था, और सबने पता है बीजेपी ने मदद करी थी राज्यसभा में पूछाने के लिए। और वो दिल्ली से चलता था तो कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पे खड़े हो जाते थे हर एक गांव में, और वहां फोटो खिंचवा देते थे, वो सोशल मीडिया पे डाल देते थे। ऐसा लगता था कि भाई दीपेंद्र हुड्डा इलाके में घूम रहा है, रोहतक झज्जर सोनीपत में घूम रहा है। नहीं, कहीं नहीं घूम रहे थे। जब लाठियां पड़ रही थी सरपंचों की कड़ पे, तब कहीं नहीं थे। तब तो ये कैमरों के आगे खड़े होकर 2 मिनट बोल के और वापिस कोठी के अंदर सो जाते थे। यहां तक इनके विधायक नहीं दिखे होंगे आपको पूरे 10 साल में, कहां पे थे ये। तो मैं कह रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो टैग लगा कि ये जाटों का नेता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे बड़ी हानि इसी टैग के कारण कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस टैग को नहीं मिटाया पिछले 10 साल में। ना इस टैग को मिटाने के लिए मेहनत करी कि भाई नहीं, मैं जाटों का नेता नहीं हूं, मैं 36 बिरादरी का नेता हूं, मैं 3 करोड़ हरियाणियों का नेता हूं। इस टैग को नहीं हटाया। यही टैग मायावती के ऊपर लगा उत्तर प्रदेश में कि वो दलितों की नेता है, तो आज मायावती कहां बैठी है आप लोगों के सामने। यही टैग लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगा बिहार में, आज वो कहां बैठे, 1-2 अपनी सीटें निकाल रहे हैं, अपने मजे ले रहे। यही टैग अखिलेश यादव के ऊपर लगा उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव का नेता है। पर ना तो लालू ने और ना इनके परिवार ने इस टैग को मिटाने की कोशिश करी, और ना ही हुड्डा साहब ने इस टैग को मिटाने की कोशिश करी। हां, अखिलेश यादव ने इस टैग को मिटाया और लोकसभा में 37 सीटें वो लेके आया सपा की। और यहां से हुड्डा साहब को सबसे बड़ा जबरदस्त नुकसान हुआ। जो पार्टी चुनाव के मैदान में थी नहीं बीजेपी, और एकदम वो चुनाव के मैदान में आई और ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ कर दी। ना, कोई भी में गड़बड़ नहीं है, 1% भी नहीं है। मैं पूरे हरियाणा में घूमया हूं, कहीं भी नहीं, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि वो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है हुड्डा साहब, नैतिकता के आधार पे, कि उनके अहंकार, घमंड, अति आत्मविश्वास के कारण यह हुआ। यहां तक जो पिछले 25-30 साल के जो कार्यकर्ता थे, उनको भी अब फिलहाल 3-4 महीने में सम्मान नहीं मिला, उनको स्टेजों के ऊपर जगह नहीं मिली। तो आप ये सोच सकते, टिकट किसको मिल रही? कैथल में सुरजेवाला के लड़के को, जेपी के लड़के को, 28 उन विधायकों को कांग्रेस के, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी पूरे इलाके में, रोहतक झज्जर सोनीपत जहां से भी थे वे। टिकट किन को दे रहे? जिनके घर ईडी के छापे लग रहे हैं। टिकट किसको दे रहे? जो बैंकों का 5,000 करोड़
लोन लेके चुकता नहीं करा, क्या ये टिकट देनी थी इनको? नहीं देनी थी। आम आदमी सब है क्या? 3.25 करोड़ में कोई टिकट देने वाला इनको मिला ही नहीं। फिर रही गई खसर, इन्होंने निकाल दी वोट काटू वोट काटू वोट काटू ये कह के। फिर रही गई खसर जो हरियाणा के अंदर ये क्या करना चाह रहे हैं, इनका क्या मैनिफेस्टो, उसके बारे में बात नहीं कर रही। पहलवानों के ऊपर लाठी चला दी, किसानों के ऊपर लाठी चला दी, कर्मचारियों के ऊपर लाठी मार दी। अरे भाई, लाठी तो मारी है बीजेपी ने, पर इससे बाहर भी तो निकलो ना। आप क्या करना चाह रहे हो अगले 5 साल में? ये 3 मुद्दों के अलावा इनके पास में कोई मुद्दा नहीं था, और तीनों मुद्दे आम जनता के थे। आम जनता ने लाठी खाए, जब लाठी खाए तब ये कहीं थे नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापारी वर्ग, आपराधिक जो अपराध, उस पर कैसे रोकथाम करेंगे, इसके बारे में तो ये मैनिफेस्टो में कुछ बोलते ही नहीं थे। यहां तक कांग्रेस के 90 जो उम्मीदवार थे उनको पूरा मैनिफेस्टो नहीं पढ़ना आता। बीजेपी वालों को भी ना आता, बीजेपी ने भी नहीं, धूल में लठ लग रहा है, बीजेपी वालों को भी मैनिफेस्टो नहीं आता। तो बताओ किसकी गलती है? मैं यहां कोई शैलजा का पक्ष नहीं लेना चाह रहा। किसी की गलती है तो वो है राहुल गांधी की, उसकी लीडरशिप में, उसके नेतृत्व में, उसके जो ठोस फैसले लेने की उसमें ताकत नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी हरियाणा में आते हैं जलेबी जलेबी करके, और एक जगह पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रशंसा राहुल गांधी जी करते हैं, दूसरी जगह पे प्रियंका गांधी दीपेंद्र हुड्डा की प्रशंसा करते हैं। यहां से मैसेज बहुत अलग चला गया। बीजेपी की सोशल मीडिया जब नायक फिल्म के जो डायलॉग है और उसके ऊपर चेहरा दिखा रही है और हर घर में वो वीडियो पहुंचाए जा रहा है, तब भी इनको ये नहीं पता लगा कि इससे जो दलित समाज है वो हटता जा रहा है। उसका बचाव या डिफेंस नहीं किया इन्होंने कहीं भी। यहां तक मिर्चपुर कांड है, गोवाना कांड है, बीजेपी ने पूरी तौर पर, और बीजेपी क्या आरएसएस ने भी घर घर पूछा दिया कि दलितों का क्या होगा, आगे सरकार आ रही है, जाटों की आ रही है, ये आ रही है। इसका डिफेंस नहीं किया। इसका डिफेंस इसलिए नहीं किया कि इन्होंने उस डिफेंस को करने के लिए नौजवानों को तैयार ही नहीं किया। कांग्रेस में बीजेपी की सोशल मीडिया इनके वीडियो को फैला रही है, इनकी मदद कर रही है बीजेपी की सोशल मीडिया, जो आश्चर्यजनक था इस इलेक्शन में। और यह बहुत अलग इलेक्शन हुआ है वंशवाद के खिलाफ में। और यह भी सच्चाई की बात है कि इतिहास के पन्नों में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिखा जाएगा कि भरी थाली का ठोकर कैसे मारी जाती। भरी थाली का ठोकर मारी है आई हुई सत्ता या आई हुई बाजी, जिसको ये हारे, क्योंकि ये अहंकार, अति आत्मविश्वास और कार्यकर्ताओं से फीडबैक नहीं लेना। सिर्फ 2 व्यक्ति, तीसरा तो कोई व्यक्ति ही नहीं था कि कोई इनके पास में कोई वार रूम में कोई प्रोफेसर हो, कोई नौजवान साथी हो, क्रांतिकारी हो, बुद्धिजीवी हो, कुछ नहीं। किसान आंदोलन से बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए, एक भी क्रांतिकारी को इन्होंने मौका नहीं दिया। सारे क्रांतिकारियों ने इनकी देड़ पे जाके माथा टेका है पिछले 3-4 साल में, पर किसी को मौका नहीं दिया, ना उनको अपने साथ में रखा, ना उनसे मतलब किसी भी तरह से इन्होंने मैन लीडिंग नहीं करी। एक भाई का नीचे आ रहा, भाई रोहतक झज्जर में तो गणिये सीट निकाल दी मेरे भाई से, गणिये सीट निकाल दी। यहां के जो लोग हैं ना, वो चौधर के नाम से वोट डाल गए। अगर ये पता लग जाए यहां के रोहतक झज्जर में कि बीजेपी तीसरी बार आ रही है, तो बहुत सारी सीटें बीजेपी की जोड़ी में जानी थी। ज्यादा मार्जिन से नहीं जीत रही, और आज के दिन रोहतक झज्जर से 50% ये साफ हो गई। और अब
ये किसी को अपना मतलब कांग्रेस अध्यक्ष बनाती है इन्हीं के आदमी को, तो और ज्यादा खराब होगी। आज के दिन कांग्रेस को बहुत ठोस फैसले लेने की जरूरत है कि कोई नया चेहरा आए, नहीं तो वही हालत होगी जो कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में करवाई। पर कैप्टन अमरिंदर ने तो कर दिया बेड़ा कर, उसके बाद में कांग्रेस ने फिर वापसी करी सिर्फ नए चेहरों की वजह से। नए चेहरे को अध्यक्ष बनाया, पुराना को सबको पीछे करे। पर अगर इन्हीं जो पुराने 28 या तकरीबन ये मेरे ख्याल में 37 सीट जीतते हैं कांग्रेस, अगर इन 37 सीटों में से ये अध्यक्ष बनाते हैं तो भाई फिर मेरे हिसाब से कांग्रेस नहीं आएगी, कांग्रेस वापसी नहीं करेगी। और एक वीडियो में मैं समेट नहीं सकता ये सारी चीजें, इसके लिए कई वीडियो चाहिए। तो इतना मत, कोई कॉपीराइट मत करना इस चीज को, खासकर पूरे हरियाणा में, कि इनकी जो सच्चाई बताई वो मैंने ही बताई थी 2.5 महीने में। कदे कोई आज आकर कोई बुद्धिजीव बन जाए, कोई प्रोफेसर बन जाए, नहीं हमने तो पहले बताई थी। नहीं, मैं कोई बीजेपी का एजेंट नहीं हूं, ना मैं बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हूं, मैंने ही बताई थी 2.5 महीने पहले। तो कॉपीराइट जो है वो मेरे पास में अभी तक। इनके चेहरे और ये किस तरह का बर्ताव करते हैं ये बहुत अलग चीज है। अगर कोई कोठी में खड़ा होकर धमकी देगा कहता है मेरी कोठी से बाहर चले जाओ, तो बहुत अलग चीजें हैं। तो कई वीडियो बनने हैं इसके ऊपर, क्योंकि आज मैं माननीय हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने कहा है मीडिया में आके कि हार के क्या कारण है मेरे को बताएं लोग। तो कुछ मैंने बताए हैं कारण, आने वाले समय में फिर और कारण बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में समाप्त नहीं हो सकते। तो हुड्डा साहब तक ये कारण आप भी बताओ और सभी बताओ, क्योंकि थोड़ा सा दुख तो हो रहा कि बीजेपी सरकार तीसरी बार आई है, पर क्या करें। इन्होंने दो आदमियों ने भरी थाली का लात मारी, 2 आदमियों की वजह से बीजेपी आई है। और कोई धांधली नहीं करी है बीजेपी ने, बिल्कुल भी नहीं करी, किसी भी पे नहीं करी। जो भी हारे हैं ना, जो भी जिनको 600 वोट भी आई हैं, जो निर्दलीय उठे हुए थे, वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं कोई धांधली नहीं थी, इनकी वजह से आई। तो इसलिए हम माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सम्मान करेंगे और उनको बताएंगे कि क्या क्या कमियां रह गई। वैसे मेरे को एक और बात भी आ गई, बड़ी अच्छा लगा वीडियो, कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे खड़ा होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हर जगह, वो कल या परसों जब वो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करके आ रहे थे, तो उनसे आगे जो एक नॉर्मल है कांग्रेस का प्रवक्ता पवन खेड़ा, वो आगे खड़ा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे खड़ा। देखो कितनी जल्दी आसमान में उड़ता हुआ व्यक्ति जमीन पे आ जाता है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए, ना हमने ना आपने, कभी भी नहीं, कि समय क्या करवा दे कि वो व्यक्ति पीछे खड़ा होकर ऐसे हाथ कर रहे। पर ये सब कुछ इनकी गलती के कारण हुआ है। और मैं तो ये शुक्रिया मानता हूं कि अगर इनकी सरकार आ जाती तो ये सबसे पहले जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो कांग्रेस के लीडर थे, जो आलोचना करने वाले थे, उनको जेलों में पक्का डालते। बीजेपी ने तो नहीं डाले 10 साल में, पर ये पक्का डालते। एक को भी बाहर नहीं छोड़ते हमारे जैसों को, या तो स्टेट चेंज करना पड़ता, दूसरी स्टेट में जाकर रहना पड़ता। ये कांग्रेस का किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लो, किसी भी लीडर से पूछ लो कि वो आज के दिन पूरे हरियाणा में खुश हैं। और आप जब उनसे बैठोगे, ऑफलाइन बात करोगे, तो एक ही बात कहेंगे, बिल्कुल भाई बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो हमारे को भी डर चढ़ा हुआ था कि अगर अब की बार जो इनकी कांग्रेस की सरकार आ गई तो भाई साहब ये तो सबसे पहले हमारे को ही जेल में डालेंगे। और ये कोई भी वहम मत पालना कि मेरे बच्चे को नौकरी लग जाती, मैंने तो कई दिन झंडे उठा लिए, कर लिया। सबसे पहले कोठी के ऊपर नॉट अलाउड कांग्रेस कार्यकर्ता पहले लिखा जाता, जिस तरह से अंग्रेज लिखते थे। तो ये सबसे पहले पीछा जो छुटवाते, ये कार्यकर्ताओं से छुटवाते। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे वाले समय में फिर देंगे कि जो